नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस क्लास कर रहे हैं। हमने कई सारे वीडियोज देख चुके हैं, कर चुके हैं, जिसमें हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन COT बीएड में पूछने के चांसेस हैं उनको हम कर रहे हैं और क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। आप देख पाएंगे जब एग्ज़ाम हो जाएंगे। पिछली बार भी हमने जितने सेशन किए थे उनमें सबसे क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार भी हम सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे क्लासेस से आएंगी। तो आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों को भी शेयर करें ताकि सभी तक यह वीडियो पहुंच सके। हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। हमारे ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप वहां ज्वाइन रहेंगे तो आपको बहुत सारे नोट्स, सभी के नोट्स मिले हैं। सारे PYQ मैं जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के पेपर थे सभी को शेयर कर दिया हूँ। सारे नोट्स अवेलेबल हैं, साइंस के हों चाहे मैथ्स के हों, चाहे जिस कैटेगरी, चाहे जिस डोमेन से हो, चाहे जिसकी ह्यूमैनिटीज़ की हो, लैंग्वेज की हो, सभी डोमेन्स के लिए स्टडी मटेरियल्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। अब हम बात करेंगे आज टीचिंग एप्टीट्यूड के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस में। आपको लिए मैं बता दूं कि एग्ज़ाम होने से पहले टीचिंग एप्टीट्यूड की 2 मैराथन थियरी क्लासेस जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगी वो ली जाएंगी हमारे द्वारा। तो आपकी पूरी तैयारी COT बीएड में टीचिंग एप्टीट्यूड की हो जाएगी और लैंग्वेज की क्लासेस हम लोग ले रहे हैं। अब बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस क्लास की। हम आज चलेंगे और आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आप सभी को करना क्या है, पढ़ना है, आंसर देना है। 2 क्वेश्चन मैं लास्ट में आपको दूंगा जो कि आपको उसका आंसर बताना रहेगा कमेंट बॉक्स में। तो आपको लास्ट तक वीडियो देखनी है और आपको उसका आंसर भी हमें बताना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा। हम बात करेंगे इसमें, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। डायनेमिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स, शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ क्या है। टीचिंग शुड बी फोर्सफुल एंड इफेक्टिव, टीचिंग जबरदस्ती, फोर्सफुल का यहाँ पर देखिए, फोर्सफुल एंड इफेक्टिव, प्रभावी। तो क्या शिक्षण जबरदस्ती और प्रभावी होना चाहिए। दूसरा विकल्प कह रहा है टीचर्स शुड बी इनर्जेटिक एंड डायनामिक, टीचर्स क्या हो, शिक्षक कैसे होने चाहिए, ऊर्जावान हो और कौन से हो, गतिशील हो, डायनामिक हो। द टॉपिक्स ऑफ टीचिंग शुड नॉट बी स्टैटिक बट डायनामिक, स्टैटिक स्थिर नहीं होनी चाहिए बट गतिशील होनी चाहिए। और दूसरा बात कह रहा है, डी क्या कह रहा है, द स्टूडेंट्स शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज, स्टूडेंट्स छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए। तो शिक्षण के गतिशील दृष्टिकोण की बात कह रही है। मतलब क्या हुआ, मैं आपको बता दूं इसके लिए कि मनोवैज्ञानिक थे एक BS ब्लूम, बेंजामिन S ब्लूम। उन्होंने टीचिंग के 3 प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए थे। पहले डिसाइड किया, इसको आपको याद करने का मैं ट्रिक भी बता दूंगा। CAP आप याद कर सकते हैं, CAP कैप। C से होता है कॉग्निटिव जो कि संज्ञान से जुड़ा हो, तो इसको उन्होंने बताया क्या, कोग्निटिव। दूसरा बताया उन्होंने अफेक्टिव जो कि भावात्मक क्षेत्र होता है, और तीसरा बताया उन्होंने साइकोमोटर जो कि गत्यात्मक क्षेत्र होता है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्या, अफेक्टिव, भावात्मक, और तीसरा उन्होंने बताया गत्यात्मक। तो यहाँ पर प्रश्न किसके बारे में पूछा गया है, गत्यात्मक के बारे में पूछा गया है। तो गत्यात्मक एक्टिविटीज़ में उन्होंने बताया था कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ हों, जिनमें हमारे गति हो, प्रदान हो, जो डायनामिक हो। और भावात्मक क्या होता है, जैसे कि हमारे हिंदी शिक्षण में भावात्मक की ज़्यादा प्रेशर वो रहता है, जिसमें हम भावात्मक चीज़ों को विकसित करते हैं, मनोभावों को विकसित करते हैं, क्योंकि हिंदी में क्या होता है, रसात्मकता होती, चाहे भी जो भी लैंग्वेज है। एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स में उन्होंने 6 प्रकार के बताए थे, जिसमें कि उन्होंने बताया पहले कि संज्ञान होना चाहिए, मतलब मेमोरी होना चाहिए। उसके बाद बोध होता है, बोध के बाद में 6 स्टेप्स बताए थे, मूल्यांकन होता है। तो इन सारी बातों को उन्होंने बताया। जब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट की तो ये बात हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, गत्यात्मकता की बात कर रहे हैं। इस प्रश्न में आप देखेंगे तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, उन्होंने बताया इसका सही विकल्प हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि एक्टिविटीज़ के थ्रू, को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो कराई जाती हैं, छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से आवश्यकता होती है सीखने की। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया। हम बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि which one of the following types of evolution access the learning progress।
टू प्रोवाइड कंटिन्यू फीडबैक टू बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन। जब हम किसी प्रकार का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मतलब कि शिक्षक शिक्षण कर रहा है, तो उसको जानने के लिए, इवोल्यूशन मूल्यांकन करने के लिए, हम लर्निंग में अपने प्रोग्रेस को जानने के लिए क्या करेंगे, जो कि निरंतर दे, कंटिन्यूअस फीडबैक की बात की गई है। इसको कहते क्या है? प्लेसमेंट इवोल्यूशन। प्लेसमेंट इवोल्यूशन मतलब स्थानिक हो गया। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन प्रारंभिक, फॉर्मेटिव मतलब होता है रचनात्मक मूल्यांकन, और डायग्नोस्टिक मतलब होता है निदानात्मक, और सम्मेटिव मतलब योगात्मक। अब हम आपको यहाँ बता दें कि सम्मेटिव इवोल्यूशन होता क्या है। सम्मेटिव इवोल्यूशन वह होता है जब कोई कार्य समाप्त हो जाता है, उसके बाद में हम फीडबैक लेते हैं। जैसे आपकी वार्षिक परीक्षा होती है, तो वार्षिक परीक्षा क्या है? सम्मेटिव इवोल्यूशन है। और जो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन होता है वो क्या होता है? सेमेस्टर एग्जाम्स। सेमेस्टर एग्जाम्स में आपको अवसर दिया जाता है, जैसे कि आपका कोर्स चल रहा है, आप 1 ईयर का कोर्स है, तो 1 ईयर के कोर्स में आपको 2 सेमेस्टर देने होंगे। एक सेमेस्टर में अगर आपका स्कोर गलत हो गया, मतलब कम हो गया, तो आपको चांस है कि अगले सेमेस्टर में उसको ज़्यादा कर सकते हैं। आपको फीडबैक मिला, तो ये क्या हुआ? फॉर्मेटिव इवोल्यूशन की बात की गई है। यहाँ पर इसका बी ऑप्शन आपको समझ में भी आ गया होगा, जहाँ पर कंटिन्यूअस की बात की जाए, लगातार, जो कि NEP 2020 में बताया गया था कि कॉन्टीन्यूअस इवोल्यूशन किया जाएगा। एंड रचनात्मक, हम क्या करेंगे? बच्चे से जानेंगे। 360 डिग्री की बात की गई थी, जिसमें हम तीनों को, कैप वाला बात जो भी मैंने बताया, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, तीनों एक्टिविटीज़ के द्वारा तीनों क्षेत्रों को हम जानेंगे। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। जब फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, कॉन्टीन्यूअस इवोल्यूशन की प्रोसेस को जानना है, तो हमको कंटिन्यूअस के लिए केवल फॉर्मेटिव इवोल्यूशन करना होता है। नैदानिक जो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन है, इसके लिए बात कर दें तो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन वहाँ पर होता है जहाँ पर किसी बच्चे को कोई विशेष टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, जैसे कि मैथ्स का टॉपिक है और उसमें टैक्सेशन एक टॉपिक ले लीजिए, और उसको समझाने के लिए आप क्या करते हैं? रेमेडियल टीचिंग करते हैं। कुछ बच्चों को जिन्हें वह टैक्सेशन या कराधान नहीं समझ में आया है, उनको क्या करेंगे? हम रेमेडियल टीचिंग देंगे, उनके कारणों को जानेंगे कि क्यों इस कारण से नहीं समझ में आया। उसके बाद में जब हम उसका उपचार करते हैं, तो उसको कहते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। और फॉर्मेटिव इवोल्यूशन क्या होता है? जब कोई प्रक्रिया चल रही है, जैसे शिक्षण कार्य चल रहा है, हमको बीच में फीडबैक जानना है। T1, T2, T3 जो टेस्ट होते हैं सेमेस्टर एग्जाम्स में, वो सारे टाइप्स क्या हैं? फॉर्मेटिव इवोल्यूशन के हैं। तो हम आगे बढ़ें। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पांचवा, जो तीसरा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है? द ब्लैक बोर्ड कैन बी यूटिलाइज्ड बेस्ट बाय द टीचर फॉर। एक शिक्षक के द्वारा ब्लैक बोर्ड का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है, क्या करके? पुटिंग द मैटर ऑफ टीचिंग इन अ ब्लैक एंड वाइट। शिक्षण की जो मैटर्स हैं, जो कंटेंट है, उसको क्या करना है? काला और सफ़ेद दो पर लिखना, 2 कलर का यूज करके वो लिखे। तो काला और सफ़ेद का यूज करेगा, ब्लैक बोर्ड में काला रंग दिखेगा ही नहीं। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया? बिल्कुल रॉन्ग हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? मेकिंग द स्टूडेंट्स अटेंटिव। छात्रों को क्या करना है? एक्टिव बनाना है, अटेंटिव बनाना है। सी ऑप्शन कह रहा है राइटिंग द इम्पॉर्टेंट एंड नोटेबल पॉइंट्स। सी कह रहा है महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय जो नोटेबल बिंदु हैं उनको लिखेंगे। और चौथा कह रहा है हाईलाइटिंग द टीचर हिमसेल्फ। शिक्षक स्वयं को प्रकाशित करेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जो हम ब्लैक बोर्ड राइटिंग की बात करते हैं, तो ब्लैक बोर्ड राइटिंग पर सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आप सबसे कम चीज़ लिखें, और जो बच्चों को नोटेबल हो केवल उन्हीं चीज़ों को वहाँ पर लिखें। आपको पूरा ब्लैक बोर्ड श्यामपट भरना नहीं होता है। जो चीज़ें आपको पॉइंट वाइज लिखनी है, जिस बिंदु को आप पढ़ा रहे हैं, जैसे कि आप मान लीजिए हिस्ट्री में मुगल काल में पढ़ा रहे हैं, अकबर के शासनकाल, तो अकबर के शासनकाल में बहुत सारी फैक्टर्स जुड़ जाते हैं, जिसमें से आप केवल उनमें अगर राजनीतिक के बारे में बात कर रहे हैं या स्थापत्य कला के बारे में बात कर रहे हैं, तो केवल स्थापत्य कला का बिंदु डालेंगे और स्थापत्य कला के बारे में ही नोट करेंगे, ना कि अकबर का जन्म कहाँ से हुआ था और कब तक वो मृत्यु, कितनी युद्ध लड़े, सब कुछ लिखने के बारे में अगर लिखेंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको क्या लिखना है? केवल इंपॉर्टेंट थिंग्स लिखनी है जो नोटेबल हों। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आ स्केल्ड डाउन टीचिंग सिचुएशन। जहाँ पर समय कम कर दिया जाए, स्थिति को छोटा कर दिया जाए, ऐसा कौन सा शिक्षण होता है? माइक्रो टीचिंग, टीम टीचिंग, कोऑपरेटिव टीचिंग या माइक्रो टीचिंग?
जो माइक्रो टीचिंग होता है, ए ऑप्शन दिया हुआ है, ये क्या होता है, जब हम रियल सिचुएशन में जा कर के टीचिंग करते हैं। ड्यूरिंग हम जब प्रशिक्षण कर रहे हो किसी कार्यक्रम के दौरान और उसके बाद में हमको रियल सिचुएशन में जा कर के कुछ करना होता है, तो उसको हम कहते हैं माइक्रो टीचिंग। दूसरी है टीम टीचिंग। टीम टीचिंग जब होती है जब हमको किसी समस्या में, जैसे कि अब आज की समस्या सबसे बात करें तो पोल्यूशन है। अब पोल्यूशन के बारे में अगर बच्चों को बताना है तो आप उनको पोल्यूशन एक टॉपिक दे दिए। अब टीचिंग में टीम बना देंगे आप। एक क्लास में अगर आप मान लीजिए 60 बच्चे हैं तो आप उनको टीम के रूप में बना देंगे और उसके बाद में वो टॉपिक दे देंगे। टॉपिक पर उसमें डिस्कशन होगा। एज ए टीचर आप उनको गाइड करेंगे, आप उनको रिसोर्स प्रोवाइड करेंगे, तो वो क्या होता है, टीम टीचिंग माना गया है। कोऑपरेटिव टीचिंग भी एक टीम टीचिंग के जैसा ही होता है, जिसमें भी ग्रुप्स में या फिर कई मेंबर मिल करके किसी टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं और उसके बाद में कंक्लूजन निकालते हैं, तो उसको कोऑपरेटिव टीचिंग कहता है। अपनी एबिलिटी के अनुसार जो मैं जानता हूँ वो तुमको बताऊँगा, जो आप जानते हैं वो मुझको बताएंगे। ये कोऑपरेटिव लर्निंग हुआ, कोऑपरेटिव टीचिंग। और माइक्रो टीचिंग क्या होता है, जब कोई सी स्थिति को कम कर दिया जाए और किसी एक कौशल का विकास करना हो। जैसे कि हमें किसी पाठ की प्रस्तावना करनी है तो प्रस्तावना कौशल का विकास करना है, तो ये सारी जो कौशल की विकसित करने की विधियां हैं उनको सूक्ष्म शिक्षण कहा गया है, माइक्रो टीचिंग। तो समय को कम करने की बात कर रही है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। डी ऑप्शन माइक्रो टीचिंग इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, अ पर्सन कैन एंजॉय टीचिंग एज अ प्रोफेशन व्हेन ही। एक व्यक्ति अपने पेशे के रूप में शिक्षण को आनंद के साथ ले सकता है जब वह हैज कंट्रोल ओवर स्टूडेंट्स, जब छात्रों पर नियंत्रण रखेगा। दूसरा, कमांड्स रिस्पेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, छात्रों से सम्मान कमाता है या प्राप्त करता है। सी, इज मोर क्वालिफाइड देन हिज कॉलेजियस, अपने सहयोगी जो शिक्षक हैं उनसे अधिक योग्य है। डी, इज वेरी क्लोज टू हायर अथॉरिटीज, उच्च अधिकारियों के बहुत करीब हो। जब जो उच्च अधिकारी मतलब क्या हुआ, जैसे कि काउंसलर हो गए, प्रिंसिपल हो गए, उन उच्च अधिकारियों के बहुत करीब माना जाए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, अगर पर्सन है और वह खुद को एंजॉय कर रहा है अपने पेशे में तो उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर आपको उसके रिस्पेक्ट मिलता है तो आपको क्या करना है, ये रिस्पेक्ट जो होता है यह आंतरिक मोटिवेशन प्रदान करता है, आंतरिक मोटिवेशन प्रदान करता है, जिसके कारण एक टीचर जब सम्मान प्राप्त कराता है तो वो आनंद के साथ अपने पेशे में रहता है। फीडबैक और सम्मान दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। आगे हम बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपको सामने देखते हैं क्या है। व्हाइल डिलीवरिंग लेक्चर इफ देयर इज सम डिस्टर्बेंस इन द क्लास, अ टीचर शुड, व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कुछ डिस्टर्बेंस है, कुछ गड़बड़ी है, कुछ बाधा है, हर्डल्स हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। कीप क्वाइट फॉर अ व्हाइल एंड देन कंटिन्यू, थोड़ी देर चुप रहें और फिर जारी रहें। पनिश दोज काजिंग डिस्टर्बेंस, अशांति पैदा करने वालों को दंडित करें। सी, मोटिवेट टू टीच दोज काजिंग डिस्टर्बेंस, परेशान करने वालों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। नॉट बोदर आप व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लास, जो भी क्लास में हो रहा है, कक्षा में हो रहा है, उसको आप क्या करना है, नहीं परेशान होंगे, जो हो रहा है होने देना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लास में अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है तो आपको क्लास में डिस्टर्बेंस क्या हुआ, एक तरह का इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन हर्डल हुआ, मतलब कि वातावरणीय संप्रेषण बाधा उत्पन्न करता है, जिसमें होता क्या है, हम टीचिंग तो करेंगे बट ना तो वह संप्रेषण के दौरान बच्चों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होती है, एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को क्या करना जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है, मतलब कि अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उन हर्डल्स को दूर करना है, डिस्टर्बेंस को दूर करना है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, डी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, ये ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो गया बिल्कुल भी। अभी हम आपको बताएंगे कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा कि सी ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कीप क्वाइट फॉर अ व्हाइल एंड देन कंटिन्यू। अगर यहाँ पर बात करें थोड़ी देर चुप रहें और फिर जारी रखने की बात करते हैं तो यह उन परिस्थिति में ही सही होगा जिन परिस्थिति में बच्चे छोटे नहीं बड़े हों। उच्च क्लास में जब हम रहते हैं तो वहाँ पर ये बातें समझ में आती हैं, वो आई कांटेक्ट के जरिए हम उनको
कम कर ले जाते हैं। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि आप बीएड के एग्जाम देने वाले हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मोटिवेट टू टीच, आप उनको क्या करेंगे, परेशान करने वालों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। अगर वो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया में जुट जाएंगे, लग जाएंगे, तो परेशान करने से उनका ध्यान हट जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी सही है। अब हम आगे बढ़ें और आगे का प्रश्न देखेंगे। इफेक्टिव टीचिंग इज अ फंक्शन ऑफ, प्रभावी शिक्षण का एक कार्य है टीचर सेटिस्फेक्शन, शिक्षक की संतुष्टि। बी टीचर्स ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट, शिक्षक की ईमानदारी और प्रतिबद्धता। सी टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड, शिक्षक के छात्रों को सीखने और समझाने के लिए जो। टीचर्स लाइकिंग फॉर प्रोफेशनल एक्सेलेंस, पेशेवर उत्कृष्टता के लिए शिक्षक की पसंद। तो प्रभावी शिक्षण क्या होता है, शिक्षण प्रभावी तब माना जाएगा जब आउटकम निकलेगा। आउटकम का मीन शिक्षण तभी अच्छा माना जाएगा जब बच्चे सीख पा रहे हों, बच्चे क्या हो, सीख पा रहे हों, उनमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड हो, कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो, कोई भी बात हो जो बच्चे स्वयं से रख पाएँ, शिक्षक के द्वारा प्रेषित कर पाएँ शिक्षक के पास, और चर्चा पर चर्चा के द्वारा हम सीखते रहें। तो इस प्रकार से टीचर सेटिस्फैक्शन ए ऑप्शन नहीं सही होगा, बी ऑप्शन भी इसमें नहीं सही होगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि छात्रों को मेकिंग स्टूडेंट्स क्या, लर्न, सीखना, लर्न, इंगेज करना इन द लर्निंग प्रोसेस, और अंडरस्टैंड करने के लिए उनमें एबिलिटी उत्पन्न करना। तो ये सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है और डी ऑप्शन भी इसका गलत आंसर है। तो हम आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है अ गुड टीचर मस्ट बी, एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए रिसोर्सफुल एंड ऑटोक्रेटिक, साधन संपन्न, और ऑटोक्रेटिक मतलब क्या होता है, जहाँ पर स्वयं का शासन हो। दूसरा क्या है, बी रिसोर्सफुल एंड पार्टिसिपेटिव, साधन संपन्न और सहभागी, पार्टिसिपेटरी मेथड होता है जिसमें सभी को हम साथ साथ लेकर के शिक्षण करते हैं। कुछ आपसे सीखेंगे, हम कुछ, जैसे कि कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करते हैं, सेम उसी पैटर्न पर पार्टिसिपेटरी लर्निंग होती है। सी है रिसोर्सफुल एंड अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेटिव मतलब आधिकारिक, और साधन संपन्न और आधिकारिक। डी है रिसोर्सफुल एंड डोमिनेंट, जिसमें कि अपनी राजकता हो, साधन संपन्न और प्रमुख। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, टीचिंग कब सही होता है, जब हम डेमोक्रेटिक की बात करें, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, प्रजातंत्र के रूप में होना चाहिए, जिसमें हर एक बच्चे को अपनी बात रखने का अधिकार प्राप्त हो। अगर बच्चा को कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वह क्या है, टीचर से जाकर के तुरंत बता सके, इस प्रकार से टीचर को होना चाहिए। तो बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ऑटोक्रेटिक की बात जहाँ पर की जाए वो गलत हो जाता है, अथॉरिटेटिव गलत हो, डोमिनेंट गलत हो, पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हम आगे बढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिए। टीचर्स रोल एट हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, छात्रों को जानकारी प्रदान करना। बी प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट्स, स्व अध्ययन को विकसित करना। सी इनकरेज हेल्दी कंपटीशन एमंग स्टूडेंट्स, छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, हेल्दी कंपटीशन को क्या करना है, इनकरेज करना है, बढ़ाना है। और डी क्या है, हेल्प स्टूडेंट्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, छात्रों को उनकी समस्याओं को हल करने में मदद करें। तो छात्रों को उनकी समस्याओं को हल करने में मदद करना, ये सब क्या है, मिडिल स्तर, जब हम माध्यमिक स्तर पर पढ़ाते हैं तब ये उद्देश्य होता है। इन्फॉर्मेशन देना क्या उद्देश्य होता है, जब बच्चे ना जानते हों। जब हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी के आधार पर पेस सेटिंग कॉलेज की स्थापना की जाती है। और दूसरी बात, जो हमारे अनौपचारिक शिक्षा हैं, अनफॉर्मल एजुकेशन हैं, जिनकी सेटअप्स की गई हैं, जैसे कि इग्नू हो गया, स्वयं हो गया, मूक्स की वेबसाइट पर हम सीखते हैं। पिछली बार एमएड के एग्ज़ाम में मूक का क्वेश्चन आया था कि मूक का फुल फॉर्म क्या होता है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, जो कि मूक का फुल फॉर्म होता है। ये अगर बीएड में आता है तो आप ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है। तो मूक की बात करा गया है। मूक क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसको ध्यान रखना। प्रमोटिंग सेल्फ लर्निंग, तो ये बात होती है हायर एजुकेशन में, क्या है कि आपको केवल उनको सीखने के लिए प्रमोट करना है, आपको बढ़ावा देना है कि वो क्या है,
स्वयं से सीख सकें। तो केवल बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, बाकी सारे इसके गलत आंसर हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज, सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है। हमने कई बार बताया है कि क्या होता है, आउटकम, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सीखने की सबसे उपयुक्त उदाहरण होती हैं। एक्वाजिशन ऑफ स्किल, कौशल का अधिग्रहण नहीं होगा। कौशल का अधिग्रहण करना क्या होता है, हम सीख रहे हैं, अभी हमारा क्या हुआ, ये लर्निंग का मतलब मीनिंग नहीं हुआ, अधिगम का। पर्सनल एडजस्टमेंट, सी जो है व्यक्तिगत समायोजन क्या होता है, ये भी नहीं है। व्यक्तिगत समायोजन अगर है तो इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल समायोजन होना चाहिए, एडजस्टमेंट, इन्वायरमेंटल एडजस्टमेंट भी होना चाहिए। और दूसरा डी, इंक्लूशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का समावेश होना, ज्ञान को हम इकट्ठा करके अपने मस्तिष्क में जमा करें, ये भी लर्निंग का कभी मीनिंग नहीं रहा है। बी ऑप्शन, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार में अपेक्षित चेंज आना, वांछित परिवर्तन होना, डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर या मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो बी ऑप्शन इसका क्या है, सही ऑप्शन है। हम आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग, मोटिवेटेड अभिप्रेरित शिक्षण का निम्न में से कौन सा संकेत माना जाता है। ए, स्टूडेंट आस्किंग क्वेश्चंस, छात्र प्रश्न पूछ रहे हैं। बी, मैक्सिमम अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्रों की अधिकतम उपस्थिति, ये पिछली बार 2019 में शायद, ये 2019 में CUT बीएड में पूछा गया था, 2019 में BHU बीएड में पूछा गया था, 2019 के BHU बीएड में ये क्वेश्चन आया है। स्टैंड आस्किंग क्वेश्चंस, छात्र प्रश्न पूछ रहे हैं। बी, मैक्सिमम अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट, छात्रों की उपस्थिति अधिकतम है। सी, पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लासरूम, कक्षा में पिन ड्रॉप चुप्पी है। या फिर डी, स्टूडेंट्स टेकिंग नोट्स, इधर उधर नोट्स ले रहे हैं। तो कौन सा मोटिवेटेड हो जाएगा, मोटिवेटेड लर्निंग में क्या होता है, हम अधिक सीखते हैं, तो छात्र उसमें क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। अगर हम सीख रहे हैं तो हम प्रश्न पूछेंगे, हम किसी भी समस्या का समाधान चाहेंगे, तो इस अवसर पर क्या हो जाएगा सही, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या है, इसका सही आंसर है, छात्र प्रश्न पूछ रहे हैं, छात्र लर्निंग प्रक्रिया में जो प्रोसेस है उसमें क्या है, इंगेज्ड हैं, तभी प्रश्न पूछेंगे। तो ए ऑप्शन इसका सही है। मैक्सिमम अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स नॉट द रीजन, ये हम मोटिवेटेड का साइन नहीं मानेंगे। कारण क्या है, छात्र की अधिकतम उपस्थिति तब भी हो सकती है जबकि कोई कार्यक्रम चल रहा हो, ना कि केवल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा हो। तो बी ऑप्शन इसका सही नहीं है। और पिन ड्रॉप साइलेंस मीन्स होता है कि हम टीचिंग को ऑटोक्रेटिक बना दिए हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस इज नॉट अ गुड साइन फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एंड डी ऑप्शन क्या है, टेकिंग नोट्स, ये तो बिल्कुल भी गलत है। अगला प्रश्न है, एट द प्राइमरी स्कूल स्टेज मोस्ट ऑफ द टीचर्स शुड बी वुमेन बिकॉज दे, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर अधिकांश शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए क्योंकि वह कैन टीच चिल्ड्रन बेटर देन मैन, बच्चों को पुरुषों से बेहतर पढ़ा सकती हैं। बी ऑप्शन, नो बेसिक कंटेंट बेटर देन मैन, बुनियादी सामग्री को पुरुषों से बेहतर जानती हैं। सी, आर अवेलेबल ऑन लोअर सैलरीज, कम वेतन पर उपलब्ध हैं। एंड डी, कैन डील विथ चिल्ड्रन विथ लव एंड अफेक्शन। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि महिलाओं में क्या होता है, अफेक्शन ज़्यादा होता है। ये बात सत्य है कि जितनी पेशेंस के साथ, जितनी सहानुभूति के साथ क्या है विमेंस किसी समस्या को हैंडल करती हैं, उतना मेंस नहीं कर सकती। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसमें एक सिगमंड फ्रॉयड एक मनोवैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने साइको एनालिटिकल थियरी दी थी, उन्होंने भी इस बात की वकालत की थी। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे, अन्य सारे चीज़ गलत है। इसमें क्या है, पहला ऑप्शन जो बच्चों को पुरुषों से बेहतर पढ़ा सकती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बी ऑप्शन भी बुनियादी सामग्री पुरुषों से अधिक जानकारी का लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गए, गलत हो गए हैं। हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने लाते हैं। क्लास स्टैंड फॉर, क्लास का मतलब क्या है, कंप्लीट लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल। बी, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टूडेंट्स इन स्कूल्स।
कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल्स, सेंटर फॉर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल्स। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ICT एक टर्म होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि करता क्या है, किसी भी इंफॉर्मेशन में एक प्रकार का प्रोग्राम डिजाइन कर दिया जाता है जिसके अनुसार आप वहाँ पर जा कर के पढ़ सकते हैं, आप वहाँ पर जा कर के क्विज कर सकते हैं, मतलब कि प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी टॉपिक को, एंड आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, फीडबैक आ जाएगा। तो उसके संदर्भ में बता रहा है। तो ये क्या होता है? कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, कंप्यूटर साक्षरता और स्कूल में अध्ययन होता है। ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, एक तकनीकी है जिसके दौरान हम इंटरनेट की सेवा से, कंप्यूटर की सेवा से एक प्रकार से प्रोग्राम डिजाइन कर देते हैं जिसमें आप एक टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में उसका अभ्यास करेंगे, फिर जब आप उसको कवर कर ले जाएंगे, उसमें अच्छा अचीवमेंट हो जाएगा तो आपको दूसरा टॉपिक आ जाएगा, उसको कवर करेंगे, उसको पढ़ेंगे तो आपको ऐसे सामने दूसरा टास्क मिलता जाएगा और आपकी लर्निंग बेटर होती जाएगी। तो C ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। इसका फुल फॉर्म पूछा था। अ टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ ही सी, एक शिक्षक सफल हो सकता है अगर वह हेल्प्स स्टूडेंट्स इन बिकमिंग बेटर सिटीजन, छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है। B इम्पार्ट्स सब्जेक्ट नॉलेज टू स्टूडेंट्स, छात्रों को विषय ज्ञान प्रदान करता है। C प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स टू पास द एग्जामिनेशन एंड D प्रेजेंट्स द सब्जेक्ट मैटर इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैटर, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है। प्रिपेयर स्टूडेंट्स, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करना, ये ऑप्शन सही होगा। एजुकेशन का मीन क्या होता है? कैरेक्टर बिल्ड करना, चरित्र निर्माण करना ही क्या है? शिक्षा है। और शिक्षक क्या है? जो शिक्षा प्रदान करे। तो क्या हुआ इसमें? A ऑप्शन सही हो जाएगा, हेल्प स्टूडेंट्स इन बिकमिंग बेटर सिटीजन्स। अन्य सारे शिक्षक के फंक्शंस हैं, तो ये सारे विकल्प क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे इस अवसर पर, इस प्रश्न में। तो ये A ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से हमने टीचिंग एप्टीट्यूड की कई क्लासेस कर ली हैं। हम अभी भी आगे भी क्लासेस करते रहेंगे और हम कई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लाएंगे आपको सभी प्रकार के, लेकिन जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे केवल उन्हीं का डिस्कशन किया जाएगा। तो अगर चैनल पर आप पहली बार आते हैं, जुड़ते हैं हमारे साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। और आप क्या है कि आपको बताना है, हमें फीडबैक देना है कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं और आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाके सारी प्लेलिस्ट की वीडियो वॉच कर लीजिए और PYQ लगा लीजिए। तो इतनी सारी चीज़ें कर लेंगे तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। टीचिंग एप्टीट्यूड की बहुत सारी थ्योरी क्लासेस लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे कंटेंट सर्च करके उनको रट्टाफिकेशन करना बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, विधियों का ज्ञान होना चाहिए, सब्जेक्ट में जो शब्द दिए जाते हैं उनका ज्ञान होना चाहिए, जो कि हम प्रैक्टिस के दौरान करा रहे हैं। हम जब मैराथन करेंगे तो उसके दौरान आपको करा देंगे, तो उसके बाद में आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।